हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का वापस से वेलकम है आज की हमारी इस क्लास में। तो आप सभी को पता था प्यारे बच्चों कि हम क्या पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे मेटलर्जी चैप्टर, इज इट ओके। और मेटलर्जी में हम पढ़ रहे थे स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी। और मैंने आपको बताया था कि मेटलर्जी में टोटल 5 स्टेप्स होती है। किसी भी मेटल की मेटलर्जी में टोटल 5 स्टेप्स होती हैं। 3 स्टेप्स हम क्या कर चुके थे, कवर कर चुके थे। आज हमें पढ़नी है चौथी स्टेप, इज इट ओके। तो चलिए शुरू करते हैं चौथे स्टेप। एक पार्टीशन ड्रॉ कर लेते हैं और फोर्थ स्टेप क्या होती है, आपको मैंने ऑलरेडी लिखवाया था। एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल from its oxide form, तो प्यारे बच्चों, स्टेप थर्ड में हमने सीखा था कि जो भी अगर मेरे पास कोई कार्बोनेट ओर या फिर सल्फाइड ओर होगा तो हम उसे क्या करेंगे, ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो ऑक्साइड ओर होता है उसका रिडक्शन कार्बोनेट और सल्फाइड ओर के कंपैरिजन में इजी होता है कि नहीं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से करते हैं। तो 2 तरीके मैंने आपको बताए थे, एक बताया था कैल्सिनेशन और एक बताया था रोस्टिंग। कैल्सिनेशन प्रोसेस से हम क्या करते थे, कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करते थे, और रोस्टिंग प्रोसेस से सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करते थे। इज इट ओके। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। आज की स्टेप में हम पढ़ेंगे कि जो ऑक्साइड फॉर्म होगा मेटल का, उससे मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज और सीख लो। देखो यहाँ पे बच्चों के मन में बहुत सारे आ रहा होगा कि क्रूड मेटल किसे बोलते हैं। ठीक है, तो सीख लो क्रूड मेटल क्या होता है, बाकी फिर मैं आपको आगे बताता हूं। देखो, जब मेटल ऑक्साइड से, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब मेटल ऑक्साइड से हम क्या करेंगे, मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो उस मेटल के साथ अभी भी क्या होंगी, बहुत सारी इम्प्यूरिटीज एसोसिएटेड होंगी। तो ऐसी मेटल जिसके साथ इम्प्यूरिटीज एसोसिएटेड हो उसे हम क्या बोलेंगे, क्रूड मेटल। ठीक है। क्रूड का मतलब क्या होता है हिंदी में, तो हिंदी में क्रूड का मतलब होता है बेकार, भद्दा, जो देखने में अच्छा ना हो, है कि नहीं। तो अगर मेटल के साथ इम्प्यूरिटी एसोसिएटेड है तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्रूड मेटल। मेटल विथ इम्प्यूरिटी इज कॉल्ड क्रूड मेटल। आगे उसको लिखेंगे भी। ठीक है, तो एक चीज समझ में आया क्रूड मेटल क्या होता है। अब दूसरी चीज सीखो, जब हम ऑक्साइड फॉर्म से मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये कैसी प्रोसेस होगी, ये एक रिडक्शन प्रोसेस होगी। ऑक्साइड फॉर्म से जब मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये प्रोसेस कैसी होगी, एक रिडक्शन प्रोसेस होगी। पिछली क्लास में मैंने आपको शायद बताया था। देखो कैसे, एक बार फिर से सीख लो। मान लो ये जिंक का क्या है, ऑक्साइड फॉर्म है ZnO। ठीक है, यहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2। अब जब आप इससे जिंक मेटल का एक्सट्रैक्शन करोगे तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ऑक्सीजन को आप रिमूव कर दोगे तो क्या मिल गया, जिंक। और यहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है। तो आपको दिख रहा है कि जब ऑक्साइड फॉर्म से आप मेटल का एक्सट्रैक्शन करोगे तो इस प्रोसेस में क्या होगा, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा। और जब मेटल किसी प्रोसेस में किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करे तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। और वैसे भी आपको दिख रहा है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन भी क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो कहने का मतलब ये है ओवरऑल कि मेटल ऑक्साइड से जब आप मेटल को ऑब्टेन करोगे तो ये प्रोसेस कैसी होगी, एक रिडक्शन प्रोसेस होगी। ये चीज आप बिल्कुल क्लियर कर लो, रट लो। क्या रट लोगे, क्या समझ लेंगे कि मेटल ऑक्साइड से जब मेटल को ऑब्टेन करेंगे तो ये प्रोसेस कैसी प्रोसेस होगी, एक रिडक्शन प्रोसेस होगी। ठीक है। अब आपको मैंने ये भी सिखाया था कि जो मेटल्स होती हैं वो अलग अलग टाइप की होती हैं।
तीन टाइप की मैंने बताई थी रिएक्टिविटी सीरीज में, एक हाईली रिएक्टिव मेटल, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल और लेस रिएक्टिव मेटल। तो ये जो तीन टाइप की मेटल्स हैं, इन तीनों टाइप की मेटल्स के लिए जो हम रिडक्शन मेथड यूज करेंगे वो भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो इस स्टेप में हमें यही सीखना है कि कौन कौन सी रिडक्शन मेथड्स मेरे पास हैं और कौन सी रिडक्शन मेथड किस टाइप की मेटल के लिए हम यूज करेंगे। बहुत सिंपल स्टेप है, तो चलिए सीखते हैं। यहां तक सभी को क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहला पॉइंट तो यही हम लिखने जा रहे हैं कि मेटल ऑक्साइड से जब मेटल को ऑब्टेन करेंगे तो ये प्रोसेस कैसी होगी, एक रिडक्शन प्रोसेस होगी। कोई प्रॉब्लम सभी को आ रहा है? तो चलो लिखते हैं। पहला पॉइंट, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड फॉर्म is done by reduction। कैसे करेंगे, रिडक्शन के द्वारा। कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, मैंने आपको बताया था कि अलग अलग टाइप की मेटल्स के लिए क्या करेंगे, हम अलग अलग रिडक्शन मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मेटल, डिपेंडिंग upon the nature of metal, various reduction processes are एज फॉलोज। जो रिडक्शन प्रोसेसेस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, तो हम पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर सभी को प्यारे बच्चों? तो देखो, सबसे पहली जो रिडक्शन स्टेप है उसे हम बोलते हैं पायरोमेटलर्जी। क्या बोलते हैं, पायरोमेटलर्जी। अब देखो, पायरोमेटलर्जी दो शब्द, जो पायरोमेटलर्जी दो चीजों से मिलकर बना है, एक पायरो और मेटलर्जी। तो बेटा पायरो का मतलब क्या होता है, हीट, है ना। हीट मीन्स हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टर्म पायरो। और मेटलर्जी का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही लेक्चर में शायद सिखाया था कि द होल प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम वन ऑफ इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। सिखाया था, किसी ओर से मेटल को ऑब्टेन करने के दौरान जो जो प्रोसेसेस आपको करनी पड़ेंगी वो सारी प्रोसेसेस क्या कहलाएंगी, मेटलर्जी कहलाती हैं, ठीक है। तो पायरोमेटलर्जी क्या होता है, तो देखो, अगर किसी मेटल के ऑक्साइड फॉर्म से, है ना, अगर ऑक्साइड फॉर्म से मेटल का एक्सट्रैक्शन हम कैसे करें, उस ऑक्साइड ओर को किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हीट करके मतलब गर्म करके ऑब्टेन करें, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पायरोमेटलर्जी। नहीं आया, फिर से एक बार सुनिए। अगर किसी ऑक्साइड ओर से मेटल का एक्सट्रैक्शन हम कैसे करें, उस ऑक्साइड ओर को किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हीट करके करें, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पायरोमेटलर्जी। पायरो क्यों आया है टर्म, क्योंकि मेटल ऑक्साइड को हम रिड्यूसिंग एजेंट के साथ क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे। ऐसा नहीं कि छोटे मोटे टेम्परेचर पे ये प्रोसेस हो जाएगी ना, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। कितना चाहिए होगा, तो अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग टेम्परेचर चाहिए होगा। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब इलिंघम डायग्राम पढ़ रहे होंगे कि कौन सी मेटल किस टेम्परेचर पे किस रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिड्यूस होगी। इस चीज़ का आंसर हमें कहाँ पर मिलेगा, जब हम इलिंघम डायग्राम पढ़ रहे होंगे। तो खैर वापस आते हैं अपने टॉपिक पे और पायरोमेटलर्जी की डेफिनेशन लिखते हैं। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा पायरोमेटलर्जी क्या होता है। एग्जाम्पल्स लेंगे अभी और क्लियर होगा। तो लिख लेते हैं, पायरोमेटलर्जी इज डिफाइंड एज
pyrometallurgy is defined as the process of reducing metal oxide into free metal by heating it with some reducing agent such as, क्या क्या यूज कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, इज कॉल्ड पायरोमेटलर्जी। क्लियर है? द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग मेटल ऑक्साइड इनटू फ्री मेटल बाय हीटिंग इट विथ सम रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड, एल्यूमिनियम या फिर कोई दूसरे मेटल भी यूज कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? पायरोमेटलर्जी। ठीक है। अब पायरोमेटलर्जी बेटा दो प्रकार की होगी, है कि नहीं? इट इज ऑफ टू टाइप। एग्जाम में आपसे कभी कभी पूछ लेगा फिल इन द ब्लैंक से इसमें कि अगर किसी मेटल ऑक्साइड को हम रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हाई टेम्परेचर पर रिड्यूस करके ऑब्टेन कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? तो आपका आंसर होगा पायरोमेटलर्जी। अब नेक्स्ट देखो क्या पढ़ने वाले हैं हम। पायरोमेटलर्जी दो तरीके से होगी बेटा, है ना? इसी का पार्ट है दो। पहला है 1A, है ना? स्मेल्टिंग क्या होता है? तो ध्यान से सुनिए। अगर हम मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस करें, ठीक है, मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस करें और रिड्यूसिंग एजेंट क्या यूज करें? रिड्यूसिंग एजेंट या तो कार्बन यूज करें या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करें, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? स्मेल्टिंग। इज इट ओके? अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे तो इसे क्या बोलते हैं? स्मेल्टिंग। तो लिखते हैं द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग मेटल ऑक्साइड बाय यूजिंग, यहां पर दिख रहा है सभी को, बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, using reducing agent कार्बन, ब्रैकेट में लिखेंगे इन फॉर्म ऑफ कोक, कोल और चारकोल। The process of heating metal oxide by using reducing agent कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। एट हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर तो जरूरी है, इज कॉल्ड, बोलो क्या? इज कॉल्ड स्मेल्टिंग।
इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? स्मेल्टिंग बोलेंगे। सिंपल सी डेफिनेशन है क्या कि अगर हम मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करें, कैसे रिड्यूस करें? हाई टेम्परेचर पर रिड्यूसिंग एजेंट क्या लेकर के? कार्बन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा देखो, ये जो मैंने लिखा है कोक चारकोल या कोल या चारकोल, ये क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को तो पता होगा, जो नहीं सुन रहे हैं उनको मैं बता दूं। देखो, कोक, कोल या चारकोल, ये तीनों ही क्या है? कोल कार्बन के एमॉर्फस फॉर्म है कि नहीं? इतना तो पता होगा। दो चीजें, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ है और एक एमॉर्फस फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म किसको बोलते हैं? सॉलिड स्टेट में आपने पढ़ा है। एमॉर्फस फॉर्म किसे बोलते हैं? ये भी आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा है। तो कोक, कोल, चारकोल, ये कार्बन के क्या है? एमॉर्फस फॉर्म है। तो इनमें से आप कोई भी एक ले सकते हो कार्बन का फॉर्म, ठीक है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। एग्जाम्पल देखो। अच्छा, उससे पहले एक पॉइंट और लिखो बेटा। अगर आपको मान लो इतनी बड़ी डेफिनेशन कभी भूल जाओ ना, तो बस आप एक लाइन की डेफिनेशन शॉर्ट भी लिख सकते हो। ऐसे भी लिख सकते हो, रिडक्शन बाय कार्बन या ऐसे लिखो, ऐसे एक छोटी सी, ये तो ऑलरेडी स्मेल्टिंग इज ऑल्सो नोन एज, स्मेल्टिंग का एक और नाम है बेटा, स्मेल्टिंग इज ऑल्सो नोन एज कार्बन रिडक्शन प्रोसेस। कार्बन रिडक्शन प्रोसेस याद रहेगा क्या? कि स्मेल्टिंग का एक और नाम होता है कार्बन रिडक्शन प्रोसेस। अब स्मेल्टिंग के कुछ एग्जाम्पल लेंगे। जैसे देखो, एग्जाम्पल तो आप खुद से लिख सकते हो। जैसे पहला एग्जाम्पल, ये क्या है? जिंक का ऑक्साइड फॉर्म है। इसका मुझे क्या करना है? स्मेल्टिंग करना है, मतलब कार्बन के साथ इसका रिडक्शन करेंगे, ठीक है। डेल्टा का मतलब हीट कर रहे हैं। तो बताओ, जिंक क्या हो जाएगा? ZnO रिड्यूस हो जाएगा जिंक में। थोड़ा मैं इधर रब कर देता हूं। यस, अब ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, तो जैसे ही ZnO को आप कार्बन के साथ हीट करोगे तो क्या हो जाएगा? ZnO जिंक में रिड्यूस हो जाएगा और कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? स्मेल्टिंग। प्रोसेस क्या कहलाएगी? स्मेल्टिंग। कोई प्रॉब्लम? नो। अच्छा, क्या ZnO के रिडक्शन के लिए हम कार्बन मोनोऑक्साइड यूज कर सकते थे? नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उसका भी आंसर हमको इलिंघम डायग्राम में मिलेगा। दूसरा, SnO2, इसको क्या बोलते हैं? कैसेटिराइड। किसका ओर है? टिन का ओर है। इसका स्मेल्टिंग करा रहे हैं, मतलब इसको किसके साथ हीट कर रहे हैं? कार्बन के साथ। तो क्या हो जाएगा? SnO2 रिड्यूस हो जाएगा Sn में और कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड में। ये प्रोसेस भी क्या कहलाएगी? स्मेल्टिंग, ठीक है। इक्वेशन बैलेंस करो, 2 ऑक्सीजन है तो 2 करो, यहाँ पर कार्बन 2 हो गया तो 2 करो, ठीक है। एक और एग्जाम्पल, PbO, इसका मुझे क्या करना है? स्मेल्टिंग कराना है। तो कार्बन के साथ हीट करूंगा, PbO रिड्यूस हो जाएगा Pb में, कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड में। इक्वेशन बैलेंस है। ये प्रोसेस भी क्या कहलाएगी? स्मेल्टिंग कहलाएगी। चौथा देखो, लास्ट, Fe2O3,
ये क्या है, हेमेटाइट ओर है, और इसका रिडक्शन हम कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से। कार्बन इसका रिडक्शन कराने के लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है। कार्बन से भी करा सकते हैं, वो एक कंडीशन है, उसको हम आगे जब आयरन का मेटलर्जी पढ़ेंगे तो अलग से डिस्कस करूंगा मैं, है कि नहीं। कार्बन भी कर सकते हैं बट जनरली कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो जरा देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Fe2O3 रिड्यूस हो जाएगा किसमें, Fe में, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO2 गैस में, ठीक है। इसको बैलेंस करो जरा सा, देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 3 और 1 4, यहाँ पर कितने हैं, 2 है, तो बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कर दिया। ऑक्सीजन कितने हो गए, 4, कार्बन कितने हो गए, 2, तो कार्बन को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर कर दिया 2। तो अब ऑक्सीजन चेंज हो जाएगा, 3 और 2 5 ऑक्सीजन है, और इधर 4 ही है। तो इसको पहले क्या करते हैं, बैलेंस कैसे करेंगे, इवन बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लीकेशन अगर हम कर दें तो ऑक्सीजन हो गया 3 और 3 9, सॉरी 3 और 3 6, तो 6 बनाने के लिए यहाँ पर 3 का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो ऑक्सीजन हो गया 6, कार्बन हो गया 3, कार्बन यहाँ भी 3 है, आयरन 2 है, तो आयरन को 2 कर दिया। तो ये सभी प्रोसेस क्या है, स्मेल्टिंग है। सब में कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन का अगर आप रिडक्शन यूज करके रिडक्शन कराते हो तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, स्मेल्टिंग। याद रखेंगे, एग्जाम में आता है। अब एक पॉइंट टू रिमेंबर लिखेंगे, देखो पॉइंट टू रिमेंबर में क्या लिख रहे हैं हम, पॉइंट टू रिमेंबर, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जो स्मेल्टिंग प्रोसेस है वो किस टाइप की मेटल के लिए यूज किया जाता है। तो स्मेल्टिंग प्रोसेस से हम सिर्फ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स का ही क्या कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं। जैसे जिंक, टिन, लेड, आयरन, ये सब क्या है, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में या फिल इन द ब्लैंक्स में या 1 मार्क्स में पूछेगा किस टाइप की मेटल्स का रिडक्शन हम स्मेल्टिंग प्रोसेस से करते हैं। तो किस टाइप की मेटल्स का करेंगे, बोलिए, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। तो लिख लो पहले, स्मेल्टिंग प्रोसेस is used for the reduction of, is used for, ऐसे लिखो, is used for moderately reactive metals, moderately reactive metals such as zinc, tin, lead, iron, etc. याद रखेंगे। जब मैं आपको लास्ट में चैप्टर के क्वेश्चंस कराऊंगा आपकी बुक के, है कि नहीं, तो आप देखेंगे वहां पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, स्मेल्टिंग प्रोसेस इज डन फॉर व्हिच टाइप ऑफ मेटल्स। तो आंसर क्या होगा, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल सच एज जिंक, टिन, लेड एंड आयरन। ओके अच्छा, नेक्स्ट सवाल आपसे क्या पूछा जाता है बेटा, कि जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होती हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स मतलब जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इन मेटल्स के रिडक्शन के लिए हम स्मेल्टिंग प्रोसेस मतलब कार्बन को रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके यूज क्यों नहीं करते हैं। तो उसके लिए रीजन क्या है कि अगर जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं उनका आप रिडक्शन कार्बन के साथ करोगे तो वो मेटल रिड्यूस तो हो जाएंगी, लेकिन तुरंत ही वो मेटल वापस से क्या करेंगी, कार्बन के साथ रिएक्ट करके अपने कार्बाइड्स बना लेती हैं। इज इट ओके? मैं अभी आपको समझाता हूं, पहले एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, smelting process is not used for smelting process is not used for highly reactive metals, highly
reactive metals such as, बोलो क्या, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम एक्सेट्रा. This is because at high temperature, आपको पता है स्मेल्टिंग प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है. एट हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर शॉर्ट कैसे लिखा है, एट हाई टेम्परेचर these metals combine with carbon to form their ionic carbides. वो अपने कार्बाइड्स बना लेंगी. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, एक बार समझा देता हूँ आपको, बहुत सारे बच्चों को कार्बाइड शायद ना पता हो, है कि नहीं. तो भाई मेटल का कार्बन के साथ कंपाउंड क्या कहलाता है, कार्बाइड कहलाता है. समझ में आता है, अरे बोलिए, मेटल का कार्बन के साथ कंपाउंड क्या कहलाएगा, कार्बाइड कहलाएगा. जैसे देखो, मान लो तुम Al2O3 का क्या करना चाहते हो, स्मेल्टिंग कराना चाहते हो, तो Al2O3 को किसके साथ रिएक्ट कराएं, कार्बन के साथ. क्या होगा, वही चीज, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा और क्या बना लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और एल्यूमिनियम रिड्यूस हो गया. लेकिन क्या होगा कि ये एल्यूमिनियम मेटल जैसे ही बनेगा, ये तुरंत कार्बन के साथ रिएक्ट करके अपना कार्बाइड बना लेगा, Al2C3. ठीक है, तो क्या हुआ, एल्यूमिनियम मेटल क्या हमको फ्री फॉर्म में मिला, नहीं, उसने तो तुरंत ही कार्बन के साथ क्या कर लिया, अपना कार्बाइड बना लिया. तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो कार्बन के साथ तुरंत रिएक्ट करके अपना कार्बाइड बना लेंगे. लेकिन जो जिंक होगा, जैसे यहाँ पे जिंक लेते तो यहाँ पे जिंक बनता, तो जिंक जो है उसकी रिएक्टिविटी कम है, तो वो कार्बन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा. क्लियर है क्या, इज इट ओके. तो ये था मेरा स्मेल्टिंग प्रोसेस. अब हम प्यारे बच्चों आगे बढ़ेंगे. मैं इसको रब करूं तो स्मेल्टिंग प्रोसेस में आपको याद रखना है उसकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल, किस टाइप की मेटल के लिए हम स्मेल्टिंग प्रोसेस यूटिलाइज करेंगे, और चौथा सवाल जो बनेगा वो ये कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के लिए हम स्मेल्टिंग प्रोसेस क्यों यूटिलाइज या यूज नहीं करते हैं. 4 सवाल बनते हैं, चारों सवाल मैंने आपको बता दिए. क्लियर है क्या. अब इसी का बी पार्ट पढ़ेंगे. 1B पायरोमेटलर्जी का सेकंड पार्ट होता है, उसे बोलते हैं एल्यूमिनो थर्मिक रिडक्शन. एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन. ठीक है, तो एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन क्या हो गया, अगर मेटल ऑक्साइड को हम फ्री मेटल में रिड्यूस करें, किसका यूज करके, बाय यूजिंग एल्यूमिनियम मेटल एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन. ठीक है, तो लिख लो पहले डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग metal oxide by heating it with aluminium metal as reducing agent, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन.
याद रखेंगे, पूछ लेगा आपसे कि एल्यूमिनियम थर्मिक रिडक्शन में जो एल्यूमिनियम मेटल है वो किसकी तरीके एक्ट करता है, तो वो एक्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके। जैसे कि स्मेल्टिंग प्रोसेस में जो कार्बन मेटल है वो किसकी तरीके एक्ट करता है, तो कार्बन मेटल एक्ट करता है किसकी तरीके से, कार्बन मेटल एक्ट करता है, वो भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके वर्क करता है कि नहीं, तो याद रखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट सवाल जो एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन से आपको समझना है वो क्या है कि जो एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन है इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है, ठीक है, मतलब ये प्रोसेस कैसी होती है, हाईली एक्सोथर्मिक होती है। इस कारण से जो मेटल हमें मिलेगी वो अपने सॉलिड फॉर्म में नहीं मिलेगी, वो हमेशा किस फॉर्म में मिलेगी, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। मेटल हमेशा मेल्ट हो जाती है, इतनी ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है। इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक, इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक and the metal formed is in its liquid state और in its molten state, लिख लो ज़्यादा बेटर होगा, और इन इट्स मॉल्टन स्टेट, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी चीज़ क्या है कि एल्यूमिनियम मेटल का बेटा जो हम वैसे देखो याद रखेंगे कि एल्यूमिनियम, ये भी आपसे सवाल पूछ सकता है कि नहीं, तो एल्यूमिनियम मेटल जो है उसका हम रिडक्शन, उसका यूज़ करके किसी भी मेटल ऑक्साइड को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, सिर्फ दो को छोड़ करके। कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो ऑक्साइड होंगे उनका रिडक्शन Al2O3 से नहीं होगा, क्योंकि वो इलिंघम डायग्राम में Al2O3 से नीचे होते हैं। वही इलिंघम डायग्राम मैं आपको आगे बताऊंगा। तो खैर, तो जनरली जो समझ में आ रहा है क्या मैंने आपको क्या बताना चाह रहा था, आपसे पूछ लेता है कभी कभी। खैर, इस क्वेश्चन को हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी कंफ्यूजन हो जाएगा, तो आप यहीं पे देखो। तो बेटा नेक्स्ट क्या है कि एल्यूमिनियम मेटल का जो यूज़ है, तो एल्यूमिनियम मेटल से हम जनरली किसके ऑक्साइड्स का रिडक्शन करते हैं, वो करते हैं क्रोमियम के, मैंगनीज के और आयरन के, ठीक है। तो ये पॉइंट लिखो, एल्यूमिनियम मेटल is used for the reduction of oxides, for the reduction of oxides for the reduction of oxides of chromium, manganese and iron, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि जो एल्यूमिनियम मेटल होगी वो किसके ऑक्साइड्स के रिडक्शन के लिए जनरली यूज होगी, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो एल्यूमिनियम मेटल है वो दूसरी अदर मेटल्स के ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर सकती है, वो जिंक के ऑक्साइड को भी रिड्यूस कर सकती है, सिल्वर के ऑक्साइड को भी रिड्यूस कर सकती है, सभी के ऑक्साइड को क्या कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है एल्यूमिनियम मेटल। लेकिन जनरली जो हम यूज करेंगे रिडक्शन के लिए वो क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो जरा एग्जाम्पल देखते हैं, जरा देखो ध्यान से, खास बात भी आएगी यहाँ पे। जैसे ये है क्रोमियम का पहला एग्जाम्पल देखते हैं, Cr2O3, ये क्रोमियम का ऑक्साइड है, इसका रिडक्शन मैंने कराया एल्यूमिनियम मेटल से हाई टेम्परेचर पे, तो क्रोमियम रिड्यूस हो जाएगा, Cr2O3 रिड्यूस हो जाएगा Cr में, और एल्यूमिनियम मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, अपना ऑक्साइड Al2O3। हो गया ये रिडक्शन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन। बैलेंस कर लो, क्रोमियम कितना बेटा, 2 है, तो 2 कर दो,
एल्यूमिनियम 2 है तो 2 कर दो, ऑक्सीजन 3 है, ऑलरेडी 3 है, बैलेंस है। इसी तरीके से मैंगनीज के ऑक्साइड Mn3O4 होता है, इसका रिडक्शन एल्यूमिनियम मेटल से कराओ तो क्या होगा, यहाँ पर जो Mn3O4 है ये रिड्यूस हो जाएगा किसमें, Mn में, और एल्यूमिनियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Al2O3 में। बैलेंस करो, मैंगनीज को जैसे बैलेंस करोगे तो वहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर भी क्या कर दोगे, 3 कर दोगे। ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पर 3 है, तो हम क्या कर लेते हैं, ऑक्सीजन को इवन बना लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। यहाँ पर ऑक्सीजन 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 4 जा 12 हो गया, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 3 जा 12 हो गया। एल्यूमिनियम कितना हो गया, 8, तो यहाँ पर कर दो 8। इज इट ओके। मैंगनीज 3 है, मैंगनीज 3 3 जा 9 हो गया, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, अब 9 कर देंगे। तो इस तरीके से मेरी इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है, कोई प्रॉब्लम। तो Mn3O4 के रिडक्शन के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, एल्यूमिनियम मेटल का। थर्ड और लास्ट ये है Fe2O3, इसका रिडक्शन हम एल्यूमिनियम मेटल से करेंगे तो क्या बन जाएगा, Fe और Al2O3। बैलेंस करो, 2 है 2 है 2 है 2 है, ठीक है। अच्छा, ये जो रिएक्शन है बेटा ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इस पे फोकस करेंगे। तो एल्यूमिनियम मेटल का जब हम रिडक्शन कराएंगे किससे, जब Fe2O3 हेमेटाइट का रिडक्शन कराएंगे एल्यूमिनियम मेटल से, तो ये रिएक्शन होगी, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन। ऐसा क्यों बोलते हैं गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन, मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है। लेकिन याद रखेंगे कि अगर एल्यूमिनियम मेटल से हम किसका रिडक्शन करते हैं, Fe2O3 का, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन। अब देखो क्या होगा, ये जो रिएक्शन है गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन, इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस बहुत है कि नहीं। डेली लाइफ में ये हमारे बहुत यूज होती है। कैसे यूज होती है, देखो आपको पता है इस प्रोसेस में क्या होगी, बहुत सारी हीट होगी, तो जो एल्यूमिनियम मेटल मिलेगी ये हमें किस स्टेज में मिलेगी, ये एल्यूमिनियम मेटल मिलेगी मॉल्टन स्टेट में। कोई प्रॉब्लम है, अभी मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। तो इस रिएक्शन का यूज करते हैं हम वेल्डिंग में। वेल्डिंग समझते हो, जैसे आपने देखा होगा ना दुकान में वो जो लोहे वाला रहता है, वो 2 लोहे की रॉड को जोड़ करके एक रॉड बना देता है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, वेल्डिंग, ठीक है। तो वहां पर यही रिएक्शन होती है कि नहीं, इज इट ओके। तो इसको हम बोलते हैं थर्माइट वेल्डिंग। क्या बोलते हैं, थर्माइट वेल्डिंग। तो जरा लिख लो थर्माइट वेल्डिंग, हेडिंग डाल लो एक छोटी सी, थर्माइट वेल्डिंग क्या होता है। ठीक है, तो देख लो, पहले जरा एक पॉइंट लिख लो इसमें, क्या लिखेंगे, एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन, ठीक है, एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन of Fe2O3 by aluminium is called thermite welding. ये ऐसे लिखो, by aluminium is called thermite welding because it is used for welding of
welding of railway tracks and broken machine parts, ठीक है। तो इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं जो रेलवे की पटरियां होती हैं उनकी वेल्डिंग में, और जो मशीन के अगर कुछ पार्ट्स टूट गए हैं तो उनकी वेल्डिंग के लिए, ठीक है। जरा देखो कैसे करते हैं, एक बार तरीका भी सीख लो और क्वेश्चंस क्या बनते हैं यहाँ से सीख लो। देखो हम क्या करते हैं कि इस तरीके से एक क्रूसिबल लेते हैं, क्या लेते हैं, क्रूसिबल, और क्रूसिबल में यहाँ पर नीचे एक छोटा सा होल होता है, ठीक है। यह है मेरा क्रूसिबल। क्रूसिबल किसे बोलते हैं बेटा? क्रूसिबल एक ऐसे कंटेनर को या एक ऐसे बर्तन को बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर भी मेल्ट नहीं करता है। जैसे हम घरों में अपने जो स्टील के बर्तन यूज़ करते हैं या मिट्टी के बर्तन यूज़ करेंगे तो उनको अगर बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएंगे, है कि नहीं। तो क्रूसिबल ऐसे बर्तन को बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर भी मेल्ट नहीं करेगा। इज इट ओके? और ये जनरली बना होता है किसका, आगे लिखूंगा मैं दूसरी जगह, ये बना होगा सिलिका का, SiO2 का, या फिर बोन ऐश का। बोन ऐश मतलब हड्डियों की राख, दिख रहा है, ये लिखा है बोन ऐश। सीमेंट का भी बना हुआ हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हड्डियां आपने देखा होगा बहुत मजबूत होती हैं, जब कोई मर जाता है तो उसको जब जलाते हैं हम तो सब कुछ तो जल जाता है लेकिन हड्डियां कभी भी जलती नहीं है कि नहीं। तो ये जनरली बना होगा सिलिका यानी कि बालू का या फिर बोन ऐश का, ठीक है। और हम क्या करेंगे, यहां पर हम फिल कर देते हैं जो मेरा Fe2O3 है प्लस एल्यूमिनियम का मिक्सचर। तो Fe2O3 और एल्यूमिनियम मेटल का जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर को हम थर्माइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्माइट। इसी वजह से इसका नाम भी पड़ा है थर्माइट वेल्डिंग, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहां पर इस मिक्सचर को देखो, ये रिएक्शन होगी लेकिन इस रिएक्शन को आपको स्टार्ट करने के लिए शुरू में क्या करना पड़ेगा, हीट वीट करना पड़ेगा कि नहीं, बहुत ज़्यादा एक बार टेम्परेचर दे दोगे तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक मैग्नीशियम मेटल यूज़ करते हैं ना, ये मैग्नीशियम मेटल है। मैग्नीशियम मेटल को रिबन के फॉर्म में लेते हैं, इस वजह से इसको मैग्नीशियम रिबन बोलते हैं। ये मैग्नीशियम मेटल का रिबन है। और साथ ही देखो, पहले लिख देता हूँ, यहाँ पे हम मैग्नीशियम मेटल लेंगे और यहाँ पर यूज़ करते हैं बेरियम परऑक्साइड BaO2, ठीक है। मैग्नीशियम मेटल क्या करती है, ये जलती है, इट बर्न्स। और ये क्या करता है, ये बर्निंग में हेल्प करता है। हेल्प, जगह नहीं है मेरे पास, इन इजिनेशन, इधर मिटा देता हूं, हेल्प इन इजिनेशन, इजिनेशन। ये इजिनेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। और यहां पर हम वो, जैसे मान लो ये वाला रेलवे, ये एक लोहे का टुकड़ा है जो कि बीच से मुझे क्या कर गया है, टूट गया है, ब्रोकन आयरन, BROKEN, ब्रोकन रेलवे ट्रैक। तो देखो क्या होगा, हम एक बार क्या कर देंगे, जैसे ही ये मैग्नीशियम मेटल में थोड़ा सा हीट जलाएंगे, है ना, तो बेरियम परऑक्साइड क्या करेगा, ये इग्निशन में हेल्प करेगा और मैग्नीशियम मेटल बर्न करेगी। तो उससे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हीट जनरेट होगा। अब जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जनरेट होगा तो एल्यूमिनियम मेटल और आयरन के बीच के लिए में रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी और खूब सारी हीट इवॉल्व होगी, ठीक है। तो Fe2O3 किस में कन्वर्ट होने लगेगा, Fe में। और ये जो आयरन बनेगा ये किस स्टेज में बनेगा, मॉल्टन स्टेज में। तो मॉल्टन स्टेज में बनेगा तो नीचे से गिरेगा और यहाँ पर आकर के
इकट्ठा हो जाएगा इस ब्रोकन पार्ट में, और दोनों में ठंडा होने के बाद क्या हो जाएगा, दोनों मेटल्स आपस में जुड़ जाएंगी। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, थर्माइट वेल्डिंग। ठीक है, तो आपसे पूछेगा थर्माइट वेल्डिंग में हम बर्निंग के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो मैग्नीशियम मेटल, है कि नहीं। बर्निंग में हेल्प कौन करता है, इग्निशन में हेल्प कौन करता है, बेरियम परऑक्साइड, BaO2। ठीक है, व्हाट इज थर्माइट, Fe2O3 और एल्यूमिनियम मेटल का मिक्सचर क्या कहलाता है, थर्माइट। व्हाट इज थर्माइट वेल्डिंग, तो जो रिएक्शन है इस रिएक्शन का यूज़ करते हैं हम किसके लिए, मिक्सचर ऑफ थर्माइट को यूज़ करते हैं किसके लिए, फॉर द वेल्डिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स एंड ब्रोकन मशीन पार्ट्स, और दिस इज कॉल्ड व्हाट, थर्माइट वेल्डिंग। क्लियर है। तो आगे बात करें, चलिए याद रखेंगे थर्माइट वेल्डिंग क्या होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दूं बेटा, इसको गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो जब हमने पहली बार Fe2O3 का रिडक्शन एल्यूमिनियम मेटल से कराया तो उसके बाद इसमें देखा गया कि बहुत ज़्यादा हीट क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए थे, एक साइंटिस्ट था उनका नाम था हेंस गोल्ड स्मिथ, उन्होंने ही मतलब किया था मॉडिफिकेशन की मैग्नीशियम रिबन से हम क्या करेंगे, इजनेट करेंगे मिक्सचर को और सब। इसी वजह से उनके नाम पर इसको हम क्या बोलते हैं, हेंस गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन, क्योंकि उन्होंने ही क्या किया था, इस रिएक्शंस में कुछ मॉडिफिकेशंस करके इन्हें इस रिएक्शन को सुटेबल बनाया था फॉर द वेल्डिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स। इज इट ओके। चलो आगे बात करते हैं। तो ये पहली हमारी रिडक्शन प्रोसेस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एक बार मैं टाइम देख लूं कितना हो गया, 46 मिनट्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसको मैं रब कर रहा हूं। नेक्स्ट जो मेरे पास है वो है क्या, वो है पायरोमेटलर्जी, देन ऑटो रिडक्शन, या फिर इसी को हम बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन, ऑटो रिडक्शन या फिर सेल्फ रिडक्शन। इसमें क्या होता है देखिए, पहले करता हूं फिर मैं आपको पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर समझते हैं। तो इन दिस प्रोसेस सल्फाइड ओर is heated in a limited supply of oxygen to convert part of ore in its oxide, then oxide form will convert remaining ore into free metal। कुछ समझ में आया? इन दिस प्रोसेस सल्फाइड ओर इज हीटेड इन ए लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या करेंगे, जो सल्फाइड ओर होगा, ठीक है, कौन सी मेटल के सल्फाइड ओर, अभी आगे आपको बताता हूं। तो सल्फाइड ओर्स के लिए ये प्रोसेस जनरली यूज की जाती है। तो जो सल्फाइड ओर होगा उसको हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, लिमिटेड सप्लाई में हीट करेंगे। तो क्या होगा कि जो सल्फाइड ओर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने ऑक्साइड ओर में। लेकिन
चूंकि हमने ऑक्सीजन क्या थी, लिमिटेड अमाउंट मिली थी, तो सारा का सारा सल्फाइड और क्या होगा, ऑक्साइड और में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इज इट ओके? कुछ सल्फाइड और बचा रह जाएगा। तो अब क्या होगा कि जो ऑक्साइड और बना है कि नहीं, वो क्या करेगा, रिमेनिंग सल्फाइड और को फ्री मेटल में कन्वर्ट कर देगा। कैसे करेगा जरा देखते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल देखिए, देखो जैसे मान लो ये है मरकरी सल्फाइड HgS, सिनाबार जिसे बोलते हैं। एग्जाम्पल HgS, इसे हमें फ्री मेटल में रिड्यूस करना है, तो हमने क्या किया, इसकी रिएक्शन कराई ऑक्सीजन के साथ। तो क्या होगा, ऑक्सीजन HgS के साथ रिएक्ट करके इसको इसके ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना लेगी, सल्फर डाइऑक्साइड। इज इट ओके? अब इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर लीजिए। देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, 2, इधर कितने हैं, 3 हैं, तो इवन बना लेते हैं पहले, है कि नहीं। तो यहाँ पर आप कर दीजिए 4 और 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 कर दीजिए, तो 2 और 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 कर दीजिए 4 हो जाएगा। मरकरी 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 कर देंगे, लेकिन सल्फर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे कर देंगे 2। तो ऑक्सीजन का नंबर चेंज हो जाएगा, ऑक्सीजन 4 और 2 6 हो गया, तो यहाँ पे कर दीजिए 3। इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब देखिए यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन हमने लिया था, ये कैसे लिया था, लिमिटेड लिया था। लिमिटेड का मतलब समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? भाई HgS को कन्वर्ट करने के लिए, HgS को HgO में कन्वर्ट करने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए थी उससे हमने क्या लिया है, कम ऑक्सीजन लिया है, तो उसे क्या बोलेंगे, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या होगा कि सारा का सारा HgS HgO में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, कुछ HgS HgO में कन्वर्ट होगा और कुछ जो होगा वो बचा रह जाएगा। अब क्या होगा, तो अब सेकंड स्टेप में क्या होगा कि ये जो बचा हुआ HgS है इसको कौन रिड्यूस करेगा, ये HgO। ठीक है कि नहीं, तो ये इसको रिड्यूस कर देगा किसमें, मेटल में, Hg में, और सल्फर और ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड। बैलेंस कर लो जरा, Hg 2 है तो 2 कर लो, सल्फर और ऑक्सीजन 2 है तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 करो Hg, तो 2 HgO 2 ऑक्सीजन हो गया, सल्फर 1 हो गया, मरकरी 3 कर दो यहाँ पे। कोई प्रॉब्लम? इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सेल्फ रिडक्शन या फिर ऑटो रिडक्शन। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो ही क्या कर रहा है, सल्फाइड ओर को फ्री मेटल में रिड्यूस कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट, ऑटो रिडक्शन या फिर सेल्फ रिडक्शन, कि इस रिएक्शन का जो एक प्रोडक्ट है वो ही क्या कर रहा है, उस सल्फाइड ओर को फ्री मेटल में रिड्यूस कर रहा है। और एग्जाम्पल देखो जरा सा, फर्स्ट एग्जाम्पल था ये, इसकी स्टेप 1 थी, इसकी स्टेप 2 थी। दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे सेकंड एग्जाम्पल 2 स्टेप में होगा, ये पहला एग्जाम्पल था 2 स्टेप है कि नहीं। दूसरा PbS, सेम चीज होगी, क्या होगा, PbO बनेगा और SO2 बनेगा। बैलेंस कर लेंगे, सेम चीज़ वही होगी कि नहीं, बिल्कुल वही चीज़ है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा और 2 आएगा। अब ये जो PbO है ये बचे हुए PbS को क्या करेगा, लेड में कन्वर्ट कर देगा। बैलेंस कर लो, सेम चीज होगी, 2 और 3। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल है Cu2S, कॉपर ग्लास। इसका भी रिडक्शन हम ऑटो रिडक्शन या फिर सेल्फ रिडक्शन से करते हैं। तो क्या बन जाएगा, Cu2O प्लस SO2, और फिर जो Cu2O है वो बचे हुए Cu2S को क्या करेगा, फ्री मेटल में रिड्यूस कर देगा। बैलेंस कर लेंगे आप रिएक्शन खुद से, यस कर लेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, सेल्फ रिडक्शन।
अच्छा जल्दी से खत्म करते हैं इसे। आपसे सवाल क्या पूछेगा बेटा, आपसे सवाल पूछेगा सेल्फ रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन किस टाइप के मेटल्स के लिए यूज की जाती है। तो ये यूज की जाती है सल्फाइड ओर्स ऑफ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, है कि नहीं, या फिर लेस रिएक्टिव मेटल। तो पॉइंट टू रिमेंबर लिख लो, सेल्फ रिडक्शन is used for sulfide ores of less reactive metals such as बोलो क्या, मर्करी, लेड, कॉपर एक्सेट्रा। यही तो है लेस रिएक्टिव मेटल्स, इज इट ओके। तो ऑटो रिडक्शन या फिर सेल्फ रिडक्शन में आप इस पॉइंट को क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। अब लास्ट और नहीं लास्ट क्यों, थर्ड, इसके बाद एक लास्ट होगी, वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट रिडक्शन मेथड है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या होता है, तो आपको पता है इलेक्ट्रोलिसिस, आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, तो अगर हम रिडक्शन करते हैं किसका यूज करके, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ठीक है। तो पहले पॉइंट लिखता हूं फिर आपको समझाता हूं, ठीक है। इन दिस प्रोसेस metal is extracted by electrolysis of its molten ore। अगर हम क्या करें, मेटल के मॉल्टेन ओर की इलेक्ट्रोलिसिस से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ठीक है। अब जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करोगे तो आपको पता होगा, पढ़ा भी है और मैं भी आपको दिखाऊंगा भी आगे, कि जो मेटल होगी वो कहां पर जाके रिड्यूस होगी, तो मेटल जाके रिड्यूस होगी कैथोड पर। मेटल कहां पर जाके रिड्यूस होगी, कैथोड पर, है कि नहीं। तो इस पॉइंट को भी क्या कर लेंगे, हम लिख लेंगे। On passing electricity or current, metal gets reduced at कैथोड। मेटल कहाँ पे जाके रिड्यूस हो जाएगी, कैथोड पर जाकर रिड्यूस हो जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं जरा सा। जैसे सोडियम मेटल is obtained by electrolysis of molten NaCl। मैंने आपको लिखवाया था सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड किसका ओर है, सोडियम मेटल का। क्या बोलते हैं सोडियम क्लोराइड को, कॉमन सॉल्ट, है ना, या फिर इसी को बोलते हैं रॉक सॉल्ट, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड के
इलेक्ट्रोलिसिस से हम क्या ऑब्टेन करते हैं, सोडियम मेटल। कैसे करते हैं जरा देखो, सीखा भी होगा आपने। इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या करते हैं, इस तरीके से एक टैंक लेते हैं और इस टैंक में हम 2 मेटल की रॉड डाल देते हैं। जैसे यहां पर हम क्या यूज करते हैं, ग्रेफाइट की रॉड यूज करते हैं, यह है ग्रेफाइट, ठीक है। और इसको एक बैटरी से इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं, तो जिसको पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है वो क्या कहलाएगा, कैथोड। तो इसे क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट कैथोड, सॉरी पॉजिटिव वाले से क्या कहलाएगा, एनोड। इसे क्या बोलेंगे, ग्रेफाइट एनोड, और इसे क्या बोलेंगे, कैथोड। ये भी ग्रेफाइट का ही बना हुआ है, जगह नहीं है तो लिख नहीं रहा हूं, ग्रेफाइट एनोड, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, जिस भी चीज की मुझे इलेक्ट्रोलिसिस करानी होती है उसको मैं क्या कर देता हूं, इस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में फिल कर देता हूं। तो यहां पर मैंने क्या फिल कर रखा है, मॉल्टेन NaCl, मॉल्टेन NaCl। तो मॉल्टेन NaCl मतलब यहां पे क्या प्रेजेंट होगा, Na+ और Cl-, वाटर तो होगा नहीं, Cl-। अब जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो क्या होगा, 2 रिएक्शन होगी, एट एनोड और दूसरी होगी एट कैथोड। एनोड कैसा टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल, तो उसकी तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, क्लोरीन, एनायन। क्या रिएक्शन होगी, क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, Cl2 में, ठीक है। और कैथोड की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, सोडियम मेटल, और सोडियम मेटल जाकर के क्या हो जाएगी, कैथोड की सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएगी और हमें सोडियम मेटल क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब सवाल और क्या पूछा जाएगा आपसे कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हम किस टाइप की मेटल्स के लिए यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड हम जनरली यूज करेंगे किसके के लिए, फॉर द रिडक्शन ऑफ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, है कि नहीं। जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं उनका रिडक्शन हम किससे करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से। क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स का मैंने आपको सिखाया था, उनका स्मेल्टिंग प्रोसेस से रिडक्शन नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। तो लिख लेते हैं, पॉइंट टू रिमेंबर, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन is used for reduction of halide or oxide ore of highly reactive metals such as sodium, पोटेशियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। मार्कर भी पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है क्या। तो और कोई पॉइंट नहीं। दूसरी चीज क्या है, एक पॉइंट और याद रखेंगे बेटा, जो मेटल होगी वो ऑलवेज क्या होगी, कैथोड पे ऑब्टेन होगी। तो आपसे पूछ सकता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में जो मेटल होती है वो कहाँ पर ऑब्टेन होती है, एनोड पर या कैथोड पर। तो मेटल ऑब्टेन होगी एट एनोड, मेटल इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड। ये पूछा जाता है, इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड। मेटल कहाँ पे मिलेगी हमें, कैथोड पे मिलेगी। एक पॉइंट और आपको बता देता हूँ, शायद आपको पता भी होगा। आपको पता है बेटा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में है, ये जो हम इलेक्ट्रोड्स लेते हैं ये ग्रेफाइट का लेते हैं, है ना। ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का क्रिस्टलाइन फॉर्म है, और कार्बन का एक और क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है डायमंड।
तो पूछेगा आपसे कि डायमंड को हम इलेक्ट्रोड की तरीके यूज़ नहीं कर सकते हैं, जबकि ग्रेफाइट को क्या कर सकते हैं, एज अ इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। तो उसके लिए आंसर क्या है, डायमंड जो है वो क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है, कंडक्टर होता है। दैट्स वाई हम ग्रेफाइट को इलेक्ट्रोड की तरीके यूज़ करते हैं, बट डायमंड को एज अ इलेक्ट्रोड यूज नहीं करते हैं इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर है, लिख नहीं रहा हूं, आपको ओरली बता दिया हूं, याद रखेंगे आप। अब हम लास्ट पढ़ेंगे, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोमेटलर्जी। छोटा है, लास्ट रिडक्शन प्रोसेस है हाइड्रोमेटलर्जी, फोर्थ हाइड्रोमेटलर्जी। ये आपको मैं सिखा चुका हूं, किसमें बताया था मैंने आपको, जब मैंने आपको लीचिंग ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड पढ़ाई थी, है कि नहीं। लीचिंग ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड पढ़ाई थी, तो मैंने आपको ये चीज क्या किया था, पढ़ाया था। लिखे डेफिनेशन, the process of extraction of metal, the process of extraction of metal from its solution by reducing it with more electropositive metal, is called hydrometallurgy. The process of extraction of metal from its solution by reducing it with more electropositive metal is called hydrometallurgy. अब इसके बारे में एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवाया था कि सिल्वर और गोल्ड पार्टिकल्स का जो रिडक्शन होता है वो हम कैसे करते हैं हाइड्रोमेटलर्जी में। डेफिनेशन भी इक्वेशंस भी आपको लिखवाई थी लीचिंग में, तो आप वहाँ से ये चीज़ लिख लेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आज हमने फोर्थ स्टेप भी कर ली। अब नेक्स्ट जल्दी से हम क्या करेंगे, फिफ्थ स्टेप भी मेटलर्जी की कंप्लीट कर लेंगे। इज इट ओके? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद एंड थैंक यू।